चलिए। चलिए रेखा, तो रेखा आ गए हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। चलो, तो जिनका ऑप्शनल है वो आज से शुरू कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जो है सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक ऑफ शुरुआत है। आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कुछ पोर्शंस थिंकर का है। तो थिंकर वाला पोर्शन, फर्स्ट पेपर का जो थिंकर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। और आज जो है हमें, और बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना, ये टॉप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। आपको बहुत मजा आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत छोटा सिलेबस है, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। जो अदर दूसरे जो हमारे ऑप्शनल है उनकी अपेक्षा काफी ये जो है छोटा है। चलो, तो सबसे पहले हम स्वजनता, विवाह और परिवार, हेडिंग है हमारी स्वजनता, स्वजनता, विवाह, विवाह एवं परिवार, एवं परिवार। चलो, अब स्वजनता, विवाह एवं परिवार। अब यहां ध्यान से आगे देखिए। देखो, हर वो संबंध जो कि सामाजिक मान्यता प्राप्त हो। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम स्वजनता को समझेंगे। स्वजनता क्या है? तो हर वह संबंध, हर वह संबंध, संबंध जो सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, जो सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त हो, स्वजनता कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वजनता कहलाती है। यानी स्वजनता के संदर्भ में जैविक संबंध जो हैं, जैविक जैविक संबंध की तुलना में सामाजिक मान्यता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब क्या है यहां पर? इसका मतलब यह है कि कोई भी वैसे रिलेशन जिनको सामाजिक जो मान्यता, जो समाज कहता है कि नहीं ठीक है, सामाजिक मान्यता, जो एक्सेप्टेंस है, जो लेजिटिमेसी है, अगर वो प्राप्त है तो उसको हम स्वजनता कहेंगे। यहां स्वजनता के संदर्भ में अगर हम पर्टिकुलर देखें तो स्वजनता के संदर्भ में जैविक संबंध की तुलना में सामाजिक मान्यता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैविक संबंध की तुलना, जैविक संबंध का मतलब क्या होता है? जो जैसे बायोलॉजिकल रिलेशन, उदाहरण के तौर पे कि एक पिता और बेटा का बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, तो उसकी तुलना में जो सामाजिक मान्यता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो किसके संदर्भ में? स्वजनता के संदर्भ में, किनशिप के संदर्भ में। इसको इंग्लिश में किनशिप बोलते हैं, तो किनशिप के संदर्भ में। अब यदि दो लोगों के बीच जैविक संबंध ना भी हो, अगर मान लो दो लोग ऐसे हैं जिनके बीच कोई जैविक संबंध ना भी हो, परंतु संबंध जो है सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, समाज जो है उसको एक्सेप्टेंस देता हो, तब वे एक दूसरे के स्वजन कहलाएंगे। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? स्वजन कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे कि एक व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच कोई भी बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो समाज क्या करे कि मान्यता दे, तो फिर ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? स्वजन कहलाएंगे, किनशिप कहलाएंगे, स्वजन कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे एक पिता और पुत्र के बीच जैविक संबंध होता है, बल्कि वह संबंध सामाजिक मान्यता प्राप्त भी होता है, सामाजिक जो है मान्यता प्राप्त भी होता है। अब वे एक दूसरे के स्वजन कहे जाएंगे। परंतु वहीं दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो एक पति और पत्नी के बीच जैविक संबंध ना होने के बावजूद भी, कोई जैविक संबंध नहीं होता, कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है, मतलब कोई जैविक संबंध ना होने के बावजूद भी जो है सामाजिक, समाज इसको मान्यता देता है, इसको एक्सेप्टेंस देता है, तो वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं? स्वजन कहलाते हैं। वो भी एक दूसरे के स्वजन कहलाते हैं। तो यहां तक बताओ, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, अगर यहां तक कोई, वेरी गुड इवनिंग नेहा,
चलो नेहा, आज से अब जो है आपका सोशियोलॉजी वाला पेपर यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके सर। हाँ प्लीज म्यूट कर लो। तो सोशियोलॉजी वाला जो है ना पेपर यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, जो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो थिंकर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, परेशान नहीं होना, वो भी मैं करवा दूंगा। फिर सेकंड पेपर पूरा बाकी ही है। हमने स्वजनता, विवाह और परिवार में हमने स्वजनता को समझा। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, हुमा या जो है रेखा या पिंक, तो आप नो बताओ, सर, फिर आगे डाउट बढ़ते नहीं हैं। ठीक है ना। अब स्वजनता को दो प्रमुख प्रकारों में क्लासिफाई किया जा सकता है। जो स्वजनता है, जो किनशिप है, स्वजनता को दो प्रमुख प्रकारों में, दो प्रमुख प्रकारों में क्या किया जा सकता है? स्वजनता को दो प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है, गुड क्लासिफाई इवनिंग किया। सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा प्रभा जो सर है ये ना, हाँ सर ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए है ना? हाँ, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की है, और आज से आप इसे देख सकते हो, आप कह रहे थे ना। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो जो है ना आज से आप इसको देख सकते हो। ठीक है सर। और हमारा क्या है ना कि बहुत छोटा सा सेक्शन है, यानी जो है थिंकर वाला पोर्शन वही कंप्लीट हुआ है, बाकी सेकंड पेपर पूरा बाकी, फर्स्ट पेपर बाकी है। उसको भी हम जो है ना लाइव ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक फर्स्ट है पेपर सर। के अंतर्गत एक अगली यूनिट है। यहाँ पर हमने जो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया कि स्वजनता, विवाह और परिवार पढ़ना है। स्वजनता एक बार जो बच्चे लास्ट में भी जुड़े हैं, और प्रभाव भी देख लो, बस 1 मिनट का ये है स्वजनता, फिर इसके बाद मतलब 1 ही 2 मिनट हुआ है स्टार्ट हुए, ठीक है। देखो, हर वो रिलेशन, हर वो संबंध जो सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, जिसको समाज मान्यता दे, यानी जिसको सोशल एक्सेप्टेंस हो, उसको क्या कहते हैं? स्वजनता कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, हर वो संबंध जो कि सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, स्वजनता कहलाती है। स्वजनता के संदर्भ में अगर हम जैविक संबंध की तुलना सामाजिक मान्यता से करें, तो सामाजिक मान्यता ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके संदर्भ में? इस स्वजनता, किनशिप के संदर्भ में। यानी उदाहरण के तौर पे कि अगर मान लो कि कोई बेटा और पिता है, तो ये बायोलॉजिकल रिलेशन हुआ, जैविक संबंध है बेटा और बेटा और पिता में। लेकिन अगर समाज मान्यता ना देती, हालांकि समाज तो मान्यता देती, समाज मान्यता ना देती, और अगर वही मान लो कि हस्बैंड वाइफ है जो कि समाज मान्यता देती है, तो हम कहेंगे कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बेटा और पिता के संबंध को समाज भी तो मान्यता देती है, तो इस वजह से वो भी स्वजन कहलाएंगे। यहां पर कि यदि दो लोगों के बीच जैविक संबंध ना भी हो, परंतु संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, तब वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? स्वजन कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है। अब मान लो कि ये दोनों जो हैं, ये व्यक्ति जो है ये बी गर्ल है और ये जो है बॉयज है, और समाज मान्यता देता है, अगर समाज इनको एक्सेप्टेंस देता है, तो एक दूसरे के स्वजन कहलाएंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि एक पिता और पुत्र के बीच जो रिलेशन होता है, वो बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, ठीक है। तो और समाज भी मान्यता देता है, तो ये भी स्वजन कहलाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ एक पति और पत्नी के बीच कोई बायोलॉजिकल जो है जैविक संबंध नहीं होता है, बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है, बल्कि समाज मान्यता देता है। और जब समाज मान्यता देता है, तो ये क्या है? इनको भी एक दूसरे के स्वजन कहा जाएगा, ये एक दूसरे के स्वजन कहलाएंगे, ठीक है। स्वजन मतलब किनशिप, ठीक है। अब जो है स्वजनों को हम दो प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां तक बताओ प्रभा। हाँ सर, आया। जो स्वजनों को हम दो प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने? दो प्रकार में। एक विवाह मूलक स्वजन होते हैं, विवाह मूलक स्वजन होते हैं, और दूसरे समरक्त होते हैं, समरक्त स्वजन। विवाह विवाह मूलक स्वजन और समरक्त स्वजन। यहाँ विवाह मूलक स्वजन और समरक्त स्वजन में क्या डिफरेंस है, ध्यान ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, समरक्त स्वजन वे स्वजन होते हैं जो एक दूसरे के साथ रक्त से संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेटिव होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? समरक्त स्वजन कहते हैं, जो एक दूसरे से रक्त से संबंधित है।
या फिर इसको साधारण शब्दों में कहें कि वे एक दूसरे से वंशानुक्रम यानी डिसेंट के आधार पर संबंधित होते हैं, वंशानुक्रम के आधार पर संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल पिता और पुत्र, ठीक है, मां और पुत्री, मां और पुत्र, मां और पुत्र, ये क्या है? ब्लड रिलेटिव। ये क्या है भाई? ब्लड रिलेटिव है। पिता और पुत्री, यहां पे लिख लो, पिता और पुत्री, ये ब्लड रिलेटिव है, ये समरक्त स्वजन है। अब अगेन समरक्त स्वजनों को भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। अभी हम विवाह मूलक बाद में पढ़ेंगे, पहले जो है अगेन हम जो है समरक्त जो स्वजन है, जो है समरक्त स्वजन को हम अगेन दो भागों में बांट सकते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हैं? एक है वे समरक्त जो कि लंबवत एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब ये वैसे स्वजन, वैसे समरक्त स्वजन, समरक्त स्वजन जो लंबवत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि पिता और जो है पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, ठीक है, तो ये क्या है? लंबवत है। अब मान लो जैसे चलो दादा कर लो, यहां पे दादा, और यहां पे परदादा कर लो, परदादा, ये भैया सभी समरक्त हैं, ब्लड रिलेटिव हैं, ब्लड से संबंधित हैं, और ये पैर जो है लंबवत एक दूसरे से संबंधित है। ये पुत्र है इस पिता का, और ये जो पिता है इसका पुत्र है, और ये जो पिता है ये इसका पुत्र है। ये क्या है? लंबवत है, ठीक है। वहीं ऐसे दूसरे जो हैं, ये तो नंबर एक हो गया। दूसरा, ये वैसे समरक्त जो क्षैतिज संबंधित हो एक दूसरे से, एक दूसरे से क्षैतिज संबंधित हो, जैसे भाई और बहन, भाई और बहन, ये क्या है? ये वैसे समरक्त हैं जो क्षैतिज संबंधित है। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? हाँ सर आया। देखो ऐसे समझो ना, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि लंबवत स्वजन, लंबवत मतलब कि जैसे आप पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे समझ लो कि पीढ़ी के आधार पे, पीढ़ी के आधार पे कैसे कि जैसे कि मान लो कि हमारी पीढ़ी है, फिर हमारे पिताजी की पीढ़ी रही होगी, फिर उनके पिताजी की पीढ़ी रही होगी, फिर उनके पिताजी की, ये तो एक दूसरे लंबवत है ना, लंबवत कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन क्षैतिज कनेक्टेड, अब ये भी तो भाई समरक्त तो ही है कि भाई अगर मान लो जो परदादा है, तो परदादा के रक्त से ही संबंधित है दादा हमारे, और दादा के रक्त से संबंधित है पिता हमारे, और पिता के जो है रक्त से संबंधित है हम। तो ये भी तो समरक्त रिलेटिव हुए ना, समरक्त स्वजन हुए ना, लेकिन ये कैसे है? लंबवत कनेक्टेड है, लंबवत, ठीक है। दूसरे ये वैसे स्वजन, समरक्त स्वजन जो क्षैतिज कनेक्टेड हो, क्षैतिज जैसे भाई और बहन, ये लंबवत नहीं है, ये क्षैतिज है, ठीक है। हमको कनेक्ट करने करने वाले हमारे पेरेंट यानी माँ और पिता थे, माँ और पिता। तो ये जो है ये समरक्त है कि भाई और जो है बहन, लोग बोलते हैं ना कि ब्लड, तो ये दोनों ब्लड रिलेटिव है, लेकिन ये क्या है? क्षैतिज है। इनको हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई और फिर नीचे बहन, बल्कि इनको हम क्षैतिज, क्यों? क्योंकि जो है हमारे जो लीनियर्स हैं वो पेरेंट है, हम उनसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्षैतिज रखा जाएगा। ओके, आया ना पक्का? हाँ सर आया। चलो अब दूसरी तरफ वापस एक बार चलो, विवाह मूलक स्वजन। ये भाई विवाह मूलक स्वजन क्या होता है? ये वे स्वजन जिनके बीच संबंध का आधार विवाह हो, ये वैसे स्वजन होते हैं, ये वैसे स्वजन होते हैं, स्वजन होते हैं जिनके बीच के संबंध का आधार, जिनके बीच के संबंध का आधार, संबंध का आधार, के बीच के संबंध का आधार क्या हो भाई?
जिनके बीच के संबंध का जो आधार है वो विवाह हो। क्या हो? विवाह हो। उदाहरण के तौर पे जैसे कि पति और पत्नी, फॉर एग्जाम्पल जो है हस्बैंड और वाइफ, ये विवाह के आधार पर भाई रिलेटिव हुए ना, ये जो है ब्लड के आधार पर नहीं हुए, विवाह के आधार पे। तो वैसे हम विवाह मूलक स्वजन कहेंगे। जो रक्त के आधार पे हम उनको ब्लड जो है समृद्ध जो है मतलब रक्त मूलक स्वजन कहते हैं। ठीक है। अब रक्त मूलक स्वजन को हमने अगेन दो भागों में बांटा था। तो यहां तक बताओ कि विवाह मूलक समझ गए या नहीं? सर समझ गए। ठीक है। अब देखो एक और उदाहरण समझिएगा। यहां पर हम समानतः जो है ना, इसको ट्रायंगल से, मैं यहां पर समझ कुछ चीजें समझाऊंगा, तो हम ट्रायंगल से पुरुष को व्यक्त करेंगे, यानी इसको डिनोट करेंगे पुरुष को ट्रायंगल से। सर्कल से महिला को करेंगे, सर्कल से महिला को करेंगे। और जो है ये डबल जो लाइन है, इसको हम विवाह संबंध यानी जो है मैरिज, इसमें से मैरिटल बॉन्ड, मैरिटल बॉन्ड, अगर ये वाला सिंबल बनाएंगे तो समझना ये विवाह जो है विवाह संबंध है, ये मैरिटल बॉन्ड को डिनोट करेगा। ठीक है। ये आपके जो है ये वंशानुक्रम डिसेंट को क्या करेगा? वंशानुक्रम डिसेंट को करेगा, वंशानुक्रम। और ये जो है ये समान वंशानुक्रम, ये समान वंशानुक्रम, समान, रफ वफ हो तो थोड़ा सा कर लेना, समान वंशानुक्रम। क्योंकि कुछ चीज समझाऊंगा तो एक बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा, तो आप जैसे ही मैं ट्रायंगल बनाऊं तो समझ जाना कि ये पुरुष की बात हो रही है। ए बी डिनोट करूंगा कि भाई ए, तो ट्रायंगल अगर मान लो कि मैं कहूं कि ए, तो ये समझ जाना कि अच्छा ए पुरुष होगा। अगर हम सर्किल बनाएं कि जो है सर्किल बी, तो समझ जाना कि महिला है। अगर हम ये जो बॉन्ड बनाए तो ये मैरिटल बॉन्ड है, समझ जाना ये जो है। और अगर ये, तो हम समझ जाना कि ये भाई ये जो डिसेंट वंशानुक्रम के आधार पे, ठीक है, ये समान डिसेंट, समान डिसेंट। ठीक है। चलो यहां पर ऐसे देख लो उदाहरण से जो है ना, इधर हम उदाहरण दे देते हैं क्योंकि आगे कुछ चीज समझानी है ना, तो ये जरूरी है। जैसे कि मान लो ए, इसको हम ट्रायंगल से, ए की शादी किससे हुई? बी से, तो ये शादी वाला ही बॉन्ड है ना, मैरिटल बॉन्ड है ना, बी। ये क्या है? ये जो है ये डिसेंट वंशानुक्रम को निर्धारित करेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर इनका एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम सी रख लो और पुत्री का नाम डी रख लो। तो यहां पर ए और बी एक दूसरे से कैसे संबंधित है? ये विवाह मूलक, ए का विवाह बी से हुआ, तो कैसे विवाह मूलक स्वजन हुए, विवाह मूलक स्वजन हुए। अच्छा ये पता चला ना कि ये कैसे विवाह मूलक स्वजन हुए, बताओ। हाँ सर। हाँ, तो ए जो है बी से ये क्या है? विवाह मूलक स्वजन हुए। जबकि ए सी बी, ये यानी ए सी और डी, डी। अब बताओ, लिख देता हूं। अब ये क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि पहले मैं थ्योरी बताया हूं। ए सी यानी ए सी और डी, और बी डी और सी, तो इनको क्या कहा जाएगा? बोलिए। सर इनको भी तो विवाह मूलक सृजन कहा जाएगा, कैसे? क्योंकि सर आपने वहां पे बताया हुआ था कि ए मतलब वो मतलब जो ये आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है पुरुष को डिनोट करता है, सर्किल बनाया हुआ है तो ये महिला को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमने जो ट्रायंगल है
उसको हमने यहाँ पे सी मान लिया है, और जो महिला है उसको हमने डी मान लिया है। तो सर यहाँ पे ए एंड डी लिखा ऐसे हुआ है। पहले समझ लो इसे, फिर बताना। ए और बी का हुआ विवाह, ठीक है। हाँ सर। इनको सी नाम की बेटी हुई और हम्म। डी नाम का बेटा। क्यों? क्योंकि याद करो मैंने क्या बताया था, ये जो है डिसेंट को, वंशानुक्रम को दर्शाता है, और ये समान वंशानुक्रम को, समान रक्त वाले, समान वंशानुक्रम, ठीक है। तो ये जो है इनके बेटा बेटी को ये वाला जो लाइन दर्शाता है, ये याद करो ना इसे जरा। हाँ तो सर। हाँ। जो ए और बी का शादी हुआ, और जो ये सी है दरअसल इनकी ये बेटी है, और ये जो डी है ये बेटा है। बेटा है। मैंने यहां पर कहा कि ए सी डी, यानी ए सी और डी, ये बताओ कैसे संबंधित है? सर मैरिटल बॉन्ड से नहीं, ये समरक्त हुए एक दूसरे के, ये विवाह मूलक स्वजन नहीं हुए, ये समरक्त स्वजन हुए। क्यों? क्योंकि भाई ए का तो ये बेटा बेटी है ना, यानी ए का जो है ये बेटा बेटी है सीधी। देखो ना जरा, ए इनकी माँ है, ठीक है। तो ये समरक्त हुए ना सीधी ए के। भाई समरक्त मतलब उनका ब्लड हुआ ना कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तो ये समरक्त स्वजन हुए। ठीक है सर। अच्छा ऐसे समझो, मैंने कहा कि भाई स्वजन दो प्रकार के हैं, एक विवाह मूलक है, एक जो है समरक्त। जैसे हम बच्चे, या फिर जैसे आप अपने पिताजी के, माताजी के क्या हुए? समरक्त हुए, समरक्त स्वजन। आपका माँ से रिलेशन क्या है? समरक्त स्वजन है आप, ठीक है, जो है ब्लड रिलेटिव है, ब्लड किनशिप, ओके। लेकिन जो माता जी और पिताजी का जो रिलेशन है वो विवाह मूलक है, विवाह मूलक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए और जो बी है वो विवाह मूलक स्वजन कहलाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर ए, तो ये सीडी के साथ क्या है? समरक्त स्वजन हुए, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ ए इनकी देखो माँ है, अब जैसे बी इनके पिता हैं सीडी के, तो ये भी तो समरक्त स्वजन हुए। हाँ, समरक्त हुए। हाँ सर, आया सर समझ में। देखो ये वैसे स्वजन जो ब्लड से रिलेटिव हो, बेटा बेटी कुछ भी, तो वो समरक्त स्वजन कहलाएंगे। लेकिन ऐसे स्वजन मतलब जोड़े जो विवाह से संबंधित हो, वो विवाह मूलक स्वजन कहलाएंगे। हाँ सर आया। ठीक है। और स्वजनता क्या है? वापस से एक बार याद करो, मैंने क्या बताया था स्वजनता? देखो यहाँ पर इधर, कि हर वो संबंध जो सामाजिक मान्यता प्राप्त हो। तो भाई समाज तो पिता और पुत्र के रिलेशन को भी तो मान्यता देता है जी। तो ये कैसे स्वजन हुए? ये समृद्ध स्वजन हुए, समृद्ध स्वजन हुए। शादी को भी तो जो है, शादी को भी समाज मान्यता देता है, तो वह विवाह मूलक स्वजन हुए। क्या हुए? विवाह मूलक। चलो आगे और चीजें समझ जाओगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है? ठीक है सर। अब जो है स्वजनता से संबंधित कुछ शब्दावली देख लो। स्वजनता से संबंधित, स्वजनता से संबंधित कुछ शब्दावली। स्वजनता से संबंधित कुछ शब्दावली, ये वली में बड़ा एल बनता है। शब्दावली ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक समाज में स्वजनों को संबोधित करने के लिए जो शब्दों का जो प्रयोग होता है, परंतु अलग अलग समाजों में, जो अलग अलग सोसाइटी है, तो अलग अलग समाजों में इससे संबंधित व्यवस्थाएं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। यानी कि प्रत्येक समाज में जो स्वजन है, जो किनशिप है, इनको संबोधित करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे कि स्वजनता से संबंधित कुछ शब्दावलियों को हम दो भागों में ओवरऑल क्लासिफाई कर सकते हैं। जो स्वजनता से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, दो भागों में। एक होता है वर्गात्मक शब्दावली, वर्गात्मक, वर्गात्मक शब्दावली, और दूसरी है वर्णात्मक शब्दावली, वर्णात्मक
वर्णात्मक शब्दावली, वर्गात्मक और वर्णात्मक। अब देखो यहां पर कि वर्गात्मक पद्धति में कई अलग अलग प्रकार के स्वजनों को एक ही ग्रुप में, एक ही समूह में रख करके उन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, और ऐसे शब्दों के प्रयोग से संबंध जो है स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि पिता के जो छोटा भाई है, पिता का जो बड़ा भाई है, जो मामा है, तो इनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं अंकल। तो आप मुझे बताओ कि क्या अंकल से आप ये क्लेरिफाई कर पाओगे कि एक्चुअल में जो संबंध क्लियर है या नहीं है? नहीं कर पाओगे, क्योंकि नहीं हम सर। जो है, मान लो जो हमारे पापा हैं, तो हम एक शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में कि उनके जो छोटे भाई को भी अंकल बोल देते हैं, ठीक है, बड़े भाई को भी अंकल बोल देते हैं, और मामा को भी अंकल बोल देते हैं, बोलते हैं ना। अब बताओ कि इससे क्या क्लियर हो पाएगा? क्या नहीं क्लियर हो पाएगा? नहीं सर। तो ये ऐसी, ये वर्गात्मक क्या है, आप ये कह सकते हो कि ये जो है अलग प्रकार के, जो मतलब ये वर्गात्मक स्वजन। ऐसे समझो कि वर्गात्मक पद्धति में इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो स्वजन हैं उनको एक ही ग्रुप में रख करके उन सब के लिए एक शब्द जो है हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने बताया अंकल वाला उदाहरण, ठीक है। वहीं दूसरा जो इससे भिन्न जो वर्णात्मक शब्दावली होती है स्वजनों के लिए, इसमें स्वजनों के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे शब्द के प्रयोग मात्र से जो है अगर आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो क्लियर कट होता है, स्पष्ट हो जाता है। जैसे पिता के छोटे भाई के लिए हम चाचा शब्द का प्रयोग करते हैं ना। पिता के बड़े भाई को हम ताऊ शब्द कहते हैं, ताऊ बोलते हैं बड़े भाई को, ताऊ शब्द का प्रयोग करते हैं। माँ के भाई के लिए हम मामा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भारत में वर्णात्मक पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। हमारे यहां आप देखोगे जो वर्णात्मक पद्धति है, लेकिन जो फॉरेन कंट्री है वहां पर सभी को एक शब्द बोल दिया गया अंकल, अंकल से ही वो काम चलाते रहते हैं। पर हमारे यहाँ चाचा, मामा, ताऊ, ये शब्द का जो है प्रयोग होता है। हाँ बिल्कुल बेटा, सोशियोलॉजी की क्लास बोल तो रहा हूं महिमा, ठीक है। क्या हुआ महिमा बेटा, कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो, अब जो है यहां आपने जो देखा कि जो है वर्णात्मक शब्दावली। महिमा का क्वेश्चन क्या है? अच्छा फीवर है, ओके ठीक है, कोई बात, ठीक है, ध्यान रखो आप अपना। तो ये आपने देख लिया जो है भारत में हम कौन सा, ये जो है वर्णात्मक जो है पद्धति का यूज करते हैं। अब भारत में कुछ अन्य पारंपरिक समाज में भी कुछ जो है स्वजन जो है मुख्यतः, जैसे पति पत्नी एक दूसरे का जो नाम है वो नहीं संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा कि पिंटू के पापा ओजी, हेलो जी, इससे काम चला लेते हैं। तो भाई वे एक दूसरे को अप्रत्यक्ष तौर पे इनडायरेक्टली संबोधित करते हैं, है ना। पिंकी की मम्मी, पिंकी के पापा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी को हम अनुनामिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसी को अनुनामिता बोलते हैं। जब हम अप्रत्यक्ष तौर से किसी स्वजन के लिए हम अन्य नामों को संबोधित करते हैं, इसी को अनुनामिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनामिता। अब कुछ संबंध काल्पनिक होते हैं। अब ये वास्तव में दरअसल एग्जिस्ट नहीं करते, उपस्थित नहीं होते। जैसे उदाहरण के तौर पे कि हम महात्मा गांधी, तो उनको बापू कहते हैं ना, लेकिन वो दरअसल पूरे देश के भी बापू है, हम कहते हैं कि। लेकिन अब बापू तो हम पर्टिकुलरली अगर हम यूज करें तो अपने पिताजी को यूज करते हैं, तो काहे वो पिताजी हो गए क्या? नहीं तो कुछ ऐसे संबंध जो है काल्पनिक होते हैं, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, परंतु यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गई भाई? ये किनशिप हो गई। यहां तक बताओ चीजें, अगर कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे हम वंशानुक्रम की व्यवस्था को समझें। सर ये वर्णात्मक शब्दावली अब वापस से बताइए। देखो, वर्णात्मक शब्दावली में जो हम मतलब हमारे यहाँ खासकर अपने देश में भारत में वर्णात्मक शब्दावली के अंतर्गत विभिन्न स्वजनों के लिए विभिन्न विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी विभिन्न विभिन्न स्वजनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
अब शब्द का अगर जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो मात्र प्रयोग मात्र से उसका जो मतलब अर्थ है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ वर्णात्मक व्यवस्था फॉलो की जाती है। जैसे कि हम मान लो कि अपने पिताजी के छोटे भाई को तो हम चाचा बोलते हैं, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ बोलते हैं, जी। और जो है माँ के भाई को हम क्या बोलते हैं, मामा। मामा। तो ये वर्णात्मक व्यवस्था है हमारे, मतलब हम वर्णात्मक व्यवस्था को फॉलो सामान्यतः जो है करते हैं। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है सर। तो सिंपल सा कि भाई विभिन्न स्वजनों के बीच विभिन्न शब्दों का प्रयोग करके हम जो है वर्णात्मक पद्धति को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, आया सर समझ में। अब अगला है वंशानुक्रम की व्यवस्था। वंशानुक्रम वंशानुक्रम की व्यवस्था ये क्या होती है? देखो, वंशानुक्रम की जो व्यवस्था को अगर हम समझे तो ये व्यवस्था ना सिर्फ वंशावली निर्धारित करने की प्रक्रिया को संबोधित करती है, बल्कि यह उपनाम का हस्तांतरण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में होता है। दोबारा सुनिएगा, जो वंशानुक्रम है, जो सिस्टम ऑफ डिसेंट है, ये व्यवस्था ना सिर्फ जो है शब्दावली निर्धारित करेगी, बल्कि इसके अंतर्गत ये उस प्रक्रिया को भी दर्शाती है जिसके माध्यम से हम संपत्ति, जो एसेट्स है, और उपनाम, उसका हस्तांतरण हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में जो है यूज करते हैं। जहां तक हम अपने वास्तविक जो पूर्वजों की पहचान कर सकते हैं, और वह जो है हमारी क्या कहलाती है, डिसेंट, वंशावली कहलाती है। किसी का क्वेश्चन? अच्छा, ठीक है, कर दूंगा। देखो क्या है ना कि इससे मैंने बताया जो मेन हेडिंग को तो इसमें इंग्लिश में भी लिख दिया करूं, यही बोल रहे हो ना पिंक? जी सर, मेन टर्म्स हैं उनको दोनों लैंग्वेज में बता दो प्लीज। ठीक है, देखो लिख लिया करो अगर मैं जो है तो सिस्टम ऑफ डिसेंट, DESCENT, सिस्टम ऑफ डिसेंट, वंशानुक्रम की व्यवस्था। मैंने कहा कि यह व्यवस्था न सिर्फ शब्दावली निर्धारित करने की प्रक्रिया है, बल्कि इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया को भी यह दर्शाता है जिसके माध्यम से हम एसेट्स, जो परिसंपत्ति है, जो संपत्ति है, और जो उपनाम है, उसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में होता है। अब जहां तक हम अपने वास्तविक यहाँ से पूर्वजों की, जो पूर्वज है हमारे, तो हम उसको पहचान सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, और वही हमारी वंशावली है, वही हमारी, इसी को हम लीनियज कहते हैं, वंशावली कहते हैं। इसके बाद हम काल्पनिक हो जाते हैं और उत्पत्ति का एक काल्पनिक आधार स्थापित करते हैं, और उत्पत्ति के इस काल्पनिक बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, गोत्र कह देते हैं। गोत्र या गोत्र, जो गोत्र आप बोलते हैं ना कि हम इस गोत्र से हैं, फला गोत्र से हैं। देखो आपको बताओ कितनी पीढ़ियां पता है? चलो मैं आपसे, प्रभा से पूछता हूं कि आप बताओ आपके दादा का क्या नाम था? पता नहीं सर। लो, मेरे बाबा जी का हाँ सर नाम पता है। बताओ। बताओ सर ना अपना। एक ही शास्त्री शुक्ल था। उनके दादाजी का, मतलब उनके पिताजी का? नहीं सर, नहीं पता, पूछा यही ही से नहीं हम सर blank कभी। हुमा, चलो आप बताओ। सर, मेरे दादा के वो वालिद का नाम था हाजी बशीर, मेरे दादा का नाम था शफीक अहमद, और मेरे फादर का नाम है अमीर अहमद। अच्छा, तो दादा के वालिद का नाम बताओ आप। सर अब तो बड़ा लंबा हो गया। उनका नाम था, लंबा हो गया ना? एक जी पॉइंट सर। पे हम एक पॉइंट पे आके इसी चीज को समझो, एक पॉइंट पे जी आके सर। क्या हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं, पता नहीं। जी सर, हाँ वो पता नहीं, हाँ काल्पनिक तो था। जब काल्पनिक हो जाते हैं उसी को फिर हम क्या जो है, काल्पनिक बिंदु को हम गोत्र कह देते हैं। काल्पनिक बिंदु, जो काल्पनिक बिंदु है, जब हम जहां ब्लैंक कर गए, ठीक है, तो हम मतलब उसको सर क्या, जहाँ से नाम पता नहीं है उसको बोल देते हैं हाँ, गोत्र। मतलब एक जो है ना हमारे जैसे, मतलब गोत्र, जो गोत्र की उत्पत्ति दरअसल ऐसी हुई। तो जब हम मान लो कि ऐसा होता है,
कि सर मेरे परदादा मतलब मेरे परदादा के वालिद का नाम था वहीद अहमद। अच्छा, मम्मी बता दी? जी सर। अच्छा, तो अब उनके परदादा का पूछ लो फिर। अब नहीं पूछ सकती सर, यहाँ काल्पनिक। अच्छा, ठीक है। तो फिर जो है उस काल्पनिक बिंदु को जब हम मतलब लीनिएज नहीं खोज पाते तो हम उसी को गोत्र कहते हैं। जनजातियों में इसी गोत्र को क्लैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लैन। जनजातियों में क्लैन। हिंदुइज्म व्यवस्था के अंतर्गत आपने गोत्र सुना होगा, आपको सभी को पता होगा कि मैं फला गोत्र। अच्छा, प्रभा या पिंक 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 बताओ आप किस गोत्र से हैं? नेहा और रेखा और प्रभा, आप बताओ तीनों लोग। सर मेरा तो सर भारद्वाजी गोत्र है। हाँ, देखिए इन्हें बता दिया ना, तो ये ऐसे ही उत्पन्न हुई। रेखा पता है आपको? सर मेरा सुशवाल। और नेहा आपको पता है? चलो, तो देखो इन्हें गोत्र पता है ना, वही काल्पनिक बिंदु है। ठीक है। अब जो जनजातियों में जो ट्राइब्स होते हैं उसी गोत्र मतलब वही उस काल्पनिक बिंदु को क्या कहते हैं? क्लैन कहते हैं। अब वंशानुक्रम की व्यवस्था को हम दो प्रमुख प्रारूपों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक वंशीय व्यवस्था और दूसरा है मतलब ये एक द्विवंशीय व्यवस्था। वंशानुक्रम की जो है, इधर लिख लेते हैं। वंशानुक्रम की व्यवस्था को हम दो भागों में, एक तो एक वंशीय व्यवस्था यानी इसको यूनी लीनियर बोलते हैं, एक वंशीय व्यवस्था, और दूसरा है जो है द्विवंशीय व्यवस्था। द्विवंशीय व्यवस्था। अब देखो द्विवंशी और एक वंशी यानी यूनी और कॉग्नी। तो इसमें से एक वंशी व्यवस्था क्या है? देखो एक वंशी व्यवस्था में अभिभावक जो पेरेंट होते हैं, तो अभिभावकों में से मात्र एक ही पक्ष को वंशानुक्रम निर्धारण की प्रक्रिया में सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। दोबारा सुनना, जो एक वंशी व्यवस्था है, तो एक वंशी व्यवस्था में अभिभावकों में से, हमारे पेरेंट्स में से मात्र एक ही पक्ष को वंशानुक्रम निर्धारण की प्रक्रिया में सामाजिक मान्यता दी जाती है, दूसरे पक्ष की उपेक्षा की जाती है। और इस एक वंशीय व्यवस्था को हम पुनः दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है पितृवंशी व्यवस्था और एक होता है मातृवंशी व्यवस्था। क्या है? एक पितृवंशी व्यवस्था, पितृवंशी, और दूसरा मातृवंशी व्यवस्था, मातृवंशी व्यवस्था। अब पितृवंशी व्यवस्था में पिता के पक्ष को ही सामाजिक मान्यता दी जाती है। आपने कभी आज तक सोचा है अपने, खासकर हमारे सिस्टम जो पैट्रियार्की है, तो आपने कभी मतलब ऐसा शायद ही रेयर मिला हो कि हाँ मामा के यहाँ जरूर मिलते हैं, लेकिन सामान्य जगह में यही पूछते हैं कि बाप का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है ना? ये नहीं पूछते कि माता का, मतलब वो फिर बाद में डॉक्यूमेंटल वो अलग वो चीजें हैं, आजकल विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के चीजें चल रही हैं, लेकिन एक समान जो सोसाइटी का वो रहा है, तो क्या है जो पैट्रियार्की में कि पिता का नाम क्या है। जरूर ननिहाल में क्योंकि माँ के ही नाम से, तो फिर वहां ननिहाल में पूछते हैं कि अच्छा गोरी की बिटिया है या गोरी का लड़का है ना? तो ऐसा होता है। तो पितृवंशी जो व्यवस्था होती है, तो पितृवंशी व्यवस्था में पिता के पक्ष को ही सामाजिक मान्यता दी जाती है। तो सर ये तो शास्त्र वगैरह से भी पुराने टाइम से भी चलता है कि पितृ को ही मतलब वो नाम दिया जाता है, कौन माता से का कहाँ शास्त्र नाम? में, कौन से प्रभा शास्त्र में? मतलब नहीं मतलब पुराने टाइम से सर यही चलता है कि जो पितृपक्ष है उसी का नाम आता है, मातृपक्ष का कहाँ सर नाम आता है? नहीं, तो ये जो है पेट्रियार्की का, देखो आज जो पेट्रियार्की के चलते बहुत सारी चीजें जो मतलब हो रही हैं, मैं अभी आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि मतलब संघर्ष करना होता है लड़कियों को इन सारी चीजों को लेकर के। तो पितृवंशी व्यवस्था में जो है पिता के पक्ष को जो सामाजिक मान्यता दी गई है, माता के पक्ष की उपेक्षा की जाती है। और इस व्यवस्था में इसके चलते संपत्ति और उपनाम का जो हस्तांतरण है, जो ट्रांसफर है, वो पिता से पुत्र को होता है। हाँ सर, हाँ। लड़कियों को लॉस होता है। ठीक है। हाँ तो सर। सामाजिक मान्यता में क्या है? पिता से पुत्र को होता है, पुत्रियां इससे वंचित रह जाती हैं।
अब चूंकि ऐसे परिवारों में सत्ता भी पुरुष सदस्यों के पास होती है, तो ऐसे परिवार में जब पुरुष सदस्य के पास सत्ता है तो ऐसे परिवार पितृ सत्तात्मक भी हो जाते हैं। अब भारतीय समाज जो है मुख्यतया वो पितृवंशी या पितृ सत्तात्मक है। हाँ सर। अब पूरे विश्व में लोग करीब करीब 85%, पूरी दुनिया की बात करें तो करीब करीब 85% जो समाज है वो पितृवंशी या पितृ सत्तात्मक समाज है, लगभग 85% के आसपास। तो ये पितृवंशी या पितृ सत्तात्मक समाज समझ गए कि पिता से पुत्र को संपत्ति और उपनाम का हस्तांतरण ही पैट्रियार्की है, या पितृ सत्तात्मक है, या पितृवंशीय व्यवस्था है। ठीक है? हाँ सर समझ गए। लेकिन सर अब तो राइट आए हुए हैं कि मतलब हाँ। पुत्र और पुत्री बराबर ही है, तो वो फिर जो सब है, आप क्या कहेंगे? देखो हम क्या कहेंगे इसमें से उस पे जो है बात करेंगे। हमारा जो मतलब लीगल स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस पे बात करेंगे। लीगल स्टेटस जो है अब जो मान्यता देता है कि भाई जो पिता की जो संपत्ति है पुत्र और पुत्री की बराबर है। ठीक है, तो उस पे हम लोग बात करेंगे कि अब जो है इस समय का लीगल स्टेटस क्या है। लेकिन हम जब सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी में खास करके यही मतलब एक ऐसा नहीं कि मतलब जो पहले स्टेटस था अब उसका स्टेटस बदल गया है तो हम पढ़ना छोड़ देंगे। समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, अब देखो अगला मातृवंशीय व्यवस्था, ये क्या होती है? इससे संपत्ति और उपनाम का जो हस्तांतरण है वो माता से पुत्रियों को होता है। प्लीज फोकस दिस पॉइंट है, मातृवंशीय व्यवस्था में संपत्ति और उपनाम का हस्तांतरण पुत्रियों से माता से पुत्रियों को होता है। अब यदि समाज में जो है अथॉरिटी भी महिलाओं के पास हो तब उसको मातृसत्ता कहेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कि जैसे भारत में मेघालय के जो जयंतिया, गारो और खासी जो जनजातियां हैं ये मातृवंशी है। यहां पर जो है सत्ता महिलाओं के पास है, माताओं के पास है, और संपत्ति का जो हस्तांतरण है वो माता से किसे, संपत्ति और उपनाम उसका हस्तांतरण माता से पुत्री को होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पितृवंशी व्यवस्था में आपने देखा होगा कि अगर मान लो कि शुक्ला जी की शादी तिवारी जी के यहाँ हुई, लड़की शुक्ला है और लड़का तिवारी है, तो जो लड़का लड़की होंगे तो क्या होंगे कि अभिनव तिवारी, ठीक है, तिवारी, रुचिका तिवारी, ऐसे नाम होंगे। तो क्या हुआ कि एक तो ये कि भाई जो है जो उपनाम जो बच्चे हुए तो उपनाम किसका, पिता का लगा कि नहीं लगा? तो उपनाम जो है यहाँ पर पैट्रियार्की में जो पिता वाला है वो उपनाम ट्रांसफर होता है बच्चों में। ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ जैसे कि हमने मातृवंशी व्यवस्था में मातृसत्ता में मतलब माता पक्ष के पास जो है संपत्ति, माता पक्ष से बेटी को जो है पुत्री को संपत्ति और उपनाम का ट्रांसफर होता है। मान लो कि जो माता जिस उपनाम से आएगी पुत्रियों को वही जो है मतलब उपनाम मिलेगा। संपत्ति, यहाँ पर ध्यान देना, संपत्ति का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट, वो पुरुष सदस्य करते हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से मात्र सत्तात्मक नहीं कह सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि जो मैनेजमेंट है संपत्ति का वहां पर जो है पुरुष सदस्य करते हैं, तो उसको आप पूरी तरीके से जो है आप मात्र सत्तात्मक नहीं कह सकते। खासी जनजाति में यदि पुत्री ना हो तो ऐसे में उन्हें एक पुत्री गोद लेनी होगी, और पूरे विश्व के परिवारों में करीब करीब 15% या उससे आसपास, मतलब कुछ कम जो है ये मातृवंशी परिवार है। क्या है? मातृवंशी। तो यहां तक बताओ कि कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं कोई सर, डाउट नहीं है सर। नो सर। चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब रॉबिन फॉक्स ने स्वजनता के संरचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ये प्रतिपादित किया कि परिवार जो है पितृवंशी हो अथवा मातृवंशी, उसकी संरचना कुछ ऐसे होती है कि परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो है हो सके। अब प्रत्येक परिवार में एक पुरुष सदस्य का होना जरूरी है जो कि परिवार की संपत्ति का प्रबंधन कर सके, मैनेजमेंट देख सके, और एक परिवार में महिला सदस्य भी होनी जरूरी है ताकि घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन हो सके। अब यह लिंग पर आधारित पारंपरिक श्रम विभाजन की व्यवस्था रही है, तो एक पुरुष सदस्य को एक अन्य पुरुष सदस्य ही क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, रिप्लेस करता है।
जबकि एक महिला सदस्य को दूसरी महिला सदस्य ही रिप्लेस करती है। तो एक पितृवंशी परिवार में पिता को पुत्र प्रतिस्थापित करता है और एक मातृवंशी परिवार में माता को जो है वधू प्रतिस्थापित करती है, और इसी प्रकार एक मातृवंशी परिवार में माता को जो है पुत्री क्या करती है, प्रतिस्थापित करती है। अब यहां जबकि जो है पिता को दामाद प्रतिस्थापित करता है, दोनों ही परिस्थितियों में परिवार की जो संरचना है, इसका जो प्रकार है वो समान रहता है, इसका जो प्रकार है वो सामान्य रहता है। तो यहां तक बताओ कि जो मैंने एक वंशी व्यवस्था बताई है, एक वंशी व्यवस्था में हमने यहां तक चीजें पढ़ी। कल की क्लास में द्विवंशी व्यवस्था आगे, क्योंकि और एक काम करेंगे कि इस क्लास को 7:30 बजे से रखेंगे, एटलीस्ट 1 घंटा की क्लास तो होनी चाहिए। अगली हमारी जो है क्लास इकोनॉमी की है, इसके चलते ये क्लास को जो है हम 45 मिनट रख रहे हैं। अदरवाइज कल से हमारी क्लास हम 7:30 बजे रखेंगे, तो उसको हम प्रॉपर 1 घंटे 8:30 बजे तक लेंगे। आगे एक चीज और बता रहा हूं कि कल से जो है रामायस चैनल पे 9 AM पर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, उसका एडिटोरियल सेक्शन और जो करंट से बेस संबंधित चीजें हैं वो आप जो है वहां कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन सर यूट्यूब पे सर? हाँ, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड होगा। नोट्स जरूर बनाते जाना थोड़ा मोड़ा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। मैं रिकॉर्ड सर ऐप पे जाना होगा या यूट्यूब पे? नहीं, यूट्यूब पर मिलेगा, वो यूट्यूब पर मिलेगा और डेली 9 बजे मिल जाएगा। ये मैंने रिकॉर्डेड इस वजह से किया कि कई बार जो है करंट में चीजें, अगर जैसे बच्चे क्लास में रहते हैं, मतलब लाइव और क्वेश्चन पूछते हैं, तो चीजें कंप्रोमाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है, कंटेंट कंप्रोमाइज्ड होने लगता है जो करंट को लेकर के, क्योंकि करंट में देखो टीचर जो है ना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आउट ऑफ मतलब टीचर के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती। तो टीचर को वहां जो है पहले एक बार वो पढ़ता है, फिर चीजों को नोट करके और वो करता है। जैसे सब्जेक्ट में क्या है कि टीचर को ऐसा संबंधित इशू नहीं होता है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन जो है अगर कोई पुट करता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो टीचर आसानी से वो क्या करता है, उनको रिप्लाई करता है। लेकिन करंट में सर रीचा मैम वाली जो वो क्लास होती है पॉलिटी की, तो सर एमसीक्यू वाली सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? हाँ, वो पीडीएफ में उन्हें बोलूंगा कल से जो है मंगलवार से 12 बजे जो है रितेश सर पॉलिटी शुरू करेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं वो जो है पॉलिटी कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। और बाकी का तो उनका हिस्ट्री भी चल ही रहा है। हाँ सर। तो ठीक है फिर, ओके सर उसकी पॉलिटी की सर एमसीक्यू वाली दिला दीजिएगा पीडीएफ मैम से बोलकर। हाँ, मैं वो बोल दूंगा, लेकिन आप क्या काम किया करो कि वो लाइव लेती है ना शायद। हाँ सर, लाइव आज सर मैंने लाइव लिया था, कल तो मैंने रिकॉर्डेड लेट हो गया था, मतलब बाद में देखा होता। हाँ, आज और ये लाइव लिया डेली हुआ करना है जो है। हाँ वो सर, डेली लेने वाली है, तो इससे एक आइडिया लगेगा ओवरऑल कि भाई जो है टेस्ट सीरीज है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज। अभी जो है इजी होंगे क्वेश्चन, टॉपिक वाइज है, तो सबसे बड़ी चीज ये है। और ये पता भी नहीं चलेगा। अभी टफ है सर मेरे लिए पॉलिटी में। अच्छा, मैंने अभी स्टैंडर्ड नहीं देखा है उनके क्वेश्चंस का। मैंने उन्हें बोला था कि मैम के क्वेश्चन तो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत इजी रहते हैं। लेकिन सर मेरा भी प्रिपेयर, मतलब पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है ना, तो फिर इस वजह से परेशान नहीं होइए। आप कल की क्लास कल से तो आपको खुद ही आइडिया लगेगा। ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो हम ठीक 15 मिनट बाद अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।